एसटीएल का, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी हमारे पास क्या थी देखें, ठीक है। द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इज ए पावरफुल सेट ऑफ C++ टेम्पलेट क्लासेस, ठीक है, एंड फंक्शन दैट प्रोवाइड रीयूजेबल एफिशिएंट एंड जेनरिक डेटा स्ट्रक्चर। जेनरिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंट, यानी कि यू कैन यूज क्रिएट एनी टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। जैसे वेक्टर क्या है, वेक्टर एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंटेनर का पार्ट है, और क्या है, ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। ये टेम्पलेट क्यों है, क्योंकि ये एसटीएल का पार्ट है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, कल मैंने क्वेश्चंस किए थे तो स्टूडेंट उसमें थोड़ा सा गलत बता रहे थे, ठीक है। तो वाई डू वी से जे वेक्टर इज ए टेम्पलेट, बिकॉज यू कैन क्रिएट वेक्टर्स फॉर इंटीजर्स, वेक्टर्स फॉर फ्लोट, वेक्टर्स फॉर स्ट्रिंग्स एज वेल, ठीक है। तो यानी जेनरिक टाइप का आप जो भी डेटा देंगे उस टाइप का वेक्टर आप क्रिएट कर सकते हैं उसके साथ, डेटा टाइप के साथ, ठीक है। यस सर। इसका ये जेनरिक डेटा स्ट्रक्चर का यही मतलब होता है, ठीक है। की आइडिया क्या है बिहाइंड द लाइब्रेरी, राइट वंस यूज विद एनी डेटा टाइप, यानी एक दफ़ा आपने कोड लिख दिया है, जैसे हमने टेम्पलेट फंक्शन टेम्पलेट पढ़े थे या क्लास टेम्पलेट, कि वंस यू डिफाइंड यू कैन यूज इट विद एनी डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेम्पलेट, ठीक है। तो एसटीएल लाइब्रेरी में जितनी भी क्लासेज हैं, जितने भी हम पढ़ेंगे ना, सारे ऑल आर द टेम्पलेट एज वेल, ठीक है, क्योंकि वो एसटीएल का पार्ट है। जैसे वेक्टर हो गया, स्टैक हो गया, क्यू, डी क्यू, दिस ऑल आर द डेटा स्ट्रक्चर्स, पार्ट ऑफ कंटेनर्स एंड टेम्पलेट एज वेल। व्हाई डू वी यूज, ये हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है, एक तो क्या है, जेनरिक, वर्क विद एनी डेटा टाइप। सेकंड, इसका बेनिफिट क्या है, रिड्यूसेस कोडिंग टाइम, ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई वी यूज कि इंस्टीड ऑफ क्या, अगर हमें मल्टीपल फंक्शन बनाने विद, यानी फंक्शन ओवरलोडिंग करनी है या फंक्शन डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ बनाने, तो वी कैन क्रिएट द टेम्पलेट फॉर दैट, ठीक है। इंस्टीड ऑफ राइटिंग सेपरेट कोड फॉर ईच ऑफ द फंक्शन, वी कैन क्रिएट द टेम्पलेट। आल्सो क्या है, प्रोवाइड्स टेस्टेड एंड ऑप्टिमाइज कंपोनेंट्स, कि आपने एक डेटा टाइप के साथ टेस्ट कर लिया और उस पर वर्किंग कर रहा है, तो सेकंड दूसरी पे भी वो प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी, दूसरा क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी का इसमें बेनिफिट होता है, जैसे हम इनहेरिटेंस में करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये हमने पढ़ा था, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, चौथा इसका फंक्शंस भी होता है। पहले देखें कंटेनर्स है, कंटेनर्स स्टोर डेटा एंड ऑर्गेनाइज देम इन ए स्पेसिफिक मैनर, ठीक है। कंटेनर क्या करते हैं, जैसे वेक्टर है, वेक्टर क्या है, वेक्टर इज ए कंटेनर, पार्ट ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। वेक्टर, स्टैक, क्यू, डी क्यू, दिस और सर लिस्ट, आपकी आवाज़ स्लो हो गई। वेक्टर, ठीक है, अब आ रही है। जी आप सही है। अच्छा, वेक्टर्स, क्यू, डी क्यू, स्टैक्स, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ कंटेनर्स, ठीक है ना। और डेटा स्ट्रक्चर हमें पता है क्यों यूज करते हैं, टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा, ठीक है। तो कंटेनर क्या है, कंटेनर भी तो ये काम कर रहा है, कंटेनर स्टोर डेटा एंड ऑर्गेनाइज देम इन स्पेसिफिक मैनर, ठीक है। एग्जाम्पल इसके देते हैं, वेक्टर्स है, ठीक है, वेक्टर स्टोर डेटा ऑफ द सेम टाइप इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर, वेयर इज मैप्स स्टोर डेटा इन ए की वैल्यू पेयर। मैप में क्या होता है, हम दो वैल्यू देते हैं, एक की होती है और एक उसका क्या होता है, वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे अगर हम एक्सेल में बनाएं, एक्सेल में शीट बनाते हैं तो ऊपर क्या होता है, कॉलम का नेम होता है ना, जी यानी जिसको हम कह सकते हैं कि की, जैसे आपने ऊपर लिख दिया नेम, और नीचे आप क्या लिख रहे होते हैं, रोज में नेम लिख रहे होते हैं, तो नेम नेम एज जो हेडिंग डाली है, दैट इज द की, ठीक है। और जो नीचे आप वैल्यू जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा, वो क्या कहला रहे हैं, वो उसकी वैल्यू। तो मैप में इस तरह से हम उसको मैपिंग कर सकते हैं, अगर इसी वैल्यू हमें देनी है, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स, कंटेनर, सेकंड क्या था इसका, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या है, कंटेनर पे अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है ना, यानी उसको सॉर्ट करना है या उसको उसमें कोई सर्चिंग करनी है, इस तरह के कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो देन वी कैन यूज द एल्गोरिदम, ठीक है। और ये एल्गोरिदम होते क्या है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इन C++ वी कैन यूज द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एल्गोरिदम, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास एल्गोरिदम प्रोवाइड किए गए हैं, अगर लीनियर सर्च आपने करनी है, बाइनरी सर्च करना है, ठीक है ना, तो यू हैव द कोड, यू हैव द लाइब्रेरी देयर दैट यू कैन यूज, ठीक है। इंस्टीड ऑफ राइटिंग द कोड, ठीक है, जो आप शॉर्टिंग के लिए अगर आपसे कहा जाए कि आप कोई प्रोग्राम बनाएं,
तो आप ये बिल्ट इन फंक्शंस टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड एल्गोरिथम क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज एल्गोरिथम क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी आर sorting algorithm, searching algorithm, copying algorithm, these are the examples of algorithm। ठीक है, इसके बाद क्या था, थर्ड Iterative. आइटरेटर्स। आइटरेटर एक्ट्स एज ब्रिजेस बिटवीन कंटेनर्स एंड एल्गोरिथम। Right. कंटेनर और एल्गोरिथम के दरमियान क्या करते हैं, एज ए ब्रिज का काम करते हैं। उसकी मैंने एग्जांपल अभी प्रोग्राम बता दूंगा, लास्ट टाइम मैंने दिया हुआ था, ये अपलोड तो कर दिया था ना मैंने लेक्चर, अब्दुल रहीम, अपलोड कर दिया था मैंने, देखा नहीं कि कर दिया था, मैं कर चुका हूँ पहले इसको। हाँ, अच्छा, आइटरेटर्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेनर। ठीक है ना, आइटरेटर क्या होता है, आपने अगर वेक्टर में कोई एलिमेंट स्टोर किए हैं, अब उनको आपने एक्सेस करना है। ठीक है, वेक्टर के थ्रू आप पुश और पॉप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंसर्शन करना है या कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट को आपने क्या करना है, एक्सेस करना है, तो देन यू हैव टू यूज आइटरेटर। ठीक है, Yes. उसके लिए आप आइटरेटर्स यूज करते हैं। ये वेक्टर की एग्जांपल हमने पढ़ ली थी। ठीक है, सबसे पहले अगर आप वेक्टर यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू इंक्लूड वेक्टर लाइब्रेरी। ठीक है, लाइक दिस, ये यहाँ पर जो दिया हुआ है, हैश इंक्लूड और फिर वेक्टर आपने करना है। इसी तरह वेक्टर क्रिएट करने के लिए आप लिखेंगे वेक्टर और फिर टाइल साइन में आप डेटा टाइप लिखेंगे कि किस टाइप का आप डेटा ये वेक्टर क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वेक्टर नेम देते हैं जिसे हम वेरिएबल का नेम देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं इन करली ब्रैकेट। अगर स्ट्रिंग होगा यहाँ पर तो आपने यहाँ पर वैल्यूज को पैरेंथेसिस में इनक्लोज करना होगा। ठीक है, फिर आप पुश और पॉप Parentheses को ऑपरेशन। कोटेशन में, अच्छा, वैल्यूज क्या कह रहे हैं, अगर स्ट्रिंग है तो वैल्यूज को कोटेशन में इनक्लोज करेंगे। जी जी जी, हाँ, स्ट्रिंग को हम कोटेशन में करते हैं ना, कैरेक्टर होगा तो सिंगल कोट में करते हैं, जी। और अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट में करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर। ठीक है, और स्ट्रिंग और कैरेक्टर में फर्क क्या है, कैरेक्टर इज ए सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, Yes. स्ट्रिंग मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, यानी सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अच्छा, ऑपरेशन पुश देंगे, पुश क्या है, अगर वैल्यू इंटर करनी हो तो आप पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और वैल्यू आपने अगर डिलीट करनी रिमूव करनी हो तो आप Pop. पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी एक चीज़ लास्ट टाइम देखें, कल मैंने पूछा भी था, दे देंगे, तो अगर यहाँ पर हमने ये बनाया वेक्टर और इसके लिए हमने लिख दिया ना वी, दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं ना, तो वेक्टर क्या है, क्लास है ना। Yes sir. ठीक है, सेंस में, और इसका हमने क्या बनाया है, वी क्या है इसका, Object. ऑब्जेक्ट हो गया है। देखें, जब भी हम देखें यहाँ पर यूज़ करना, लास्ट टाइम मैंने बताया था, कल मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने गलत मुझे बताया। ठीक है, तो देखिए यही है ना, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अगर मेथड्स को एक्सेस करना हो, वेरिएबल को एक्सेस करना हो, तो व्हाट डू वी डू, हम ऑब्जेक्ट डॉट लगाते हैं ना। जी। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी देखें हमने क्या लिखा हुआ, वी डॉट लिखा है ना, वी डॉट, फिर हमने क्या करा, पुश बैक क्या है, पुश बैक वेक्टर का एक मेथड है जिसको हमने कॉल किया है कि भाई ये वैल्यू इसमें पुश करनी है, एंटर करनी है। ठीक है, इसी तरह वी डॉट पॉप को हम क्या कर रहे हैं, पॉप का मेथड, पॉप बैक का मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये क्या करेगा, वेक्टर से वैल्यू को डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज में अगर आप कौन सेंस में देखें तो क्या है, वेक्टर क्या है, क्लास है जो आपने यहाँ इंक्लूड की है ना। ठीक है, सही है, और Yes उसका sir. आपने वेक्टर क्रिएट कर दिया। अब क्योंकि ये टेम्पलेट है तो यू कैन यूज एनी डेटा टाइप विद इट। ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ एचटीएल, इट इज ए पार्ट ऑफ कंटेनर। ठीक है ना, लाइब्रेरी है, टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट के साथ आप किसी भी टाइप का डेटा यूज कर सकते हैं, जो डेटा टाइप आप देंगे उसी टाइप का वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। Yes sir. अच्छा, किसी भी अच्छा इसमें किसी भी इसमें माइक किसका है माइक अपना, किसका है अपना, प्लीज म्यूट करो। अच्छा, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो प्लीज़ यू कैन स्टॉप मी, या अपने सीआर मरियम को या अब्दुल रहीम को बता दीजिएगा, या यहाँ कमेंट कर दें तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। आइटरेटर्स क्या है, आर लाइक पॉइंटर्स यूज टू एक्सेस एलिमेंट। ठीक है, आइटरेटर्स वेक्टर्स स्टे क्यू, इनके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ ब्रिज बिटवीन द एल्गोरिदम एंड containers. कंटेनर्स। ठीक है, अब देखें वेक्टर हमने क्रिएट किया, देखें वेक्टर एज इट इज क्रिएट किया, दिस इज वेक्टर।
वेक्टर, फिर टाइप इंटीजर, वहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दिया, और यहाँ पर हमने दे दिया 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट दे दिए। ठीक है, अब इन 3 एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है ना, तो बजाय इसके कि हम इंडेक्स वैल्यू के साथ एक्सेस करें, हम क्या करें, लूप में कर सकते हैं। एरे की वैल्यू को हम नॉर्मल जो एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग द लूप। ठीक है, अगर 2 डायमेंशनल एरे है तो नेस्टेड लूप के जरिए हम कर सकते हैं उसको। ठीक है ना, तो अब आप देखें ना, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, वेक्टर इंटीजर आपने क्रिएट किया गया है, उसमें आपने क्या करा, देखें स्कोप रेजोल्यूशन, और आपने लिखा आइट्रेटर, यानी एक आइट्रेटर बनाओ IT के नाम से। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, v.begin, यानी जो वेक्टर का स्टार्ट है वो उसकी, यानी फर्स्ट एलिमेंट वो उसका स्टार्ट बिगिन होगा। ठीक है, फिर वही देखें लूप, फॉर लूप इस्तेमाल किया है, तो सेकंड आर्गुमेंट क्या होगा, कंडीशन लगाते हैं ना। यस सर। फॉर लूप का पहले आर्गुमेंट क्या होता है, हम वैल्यू को इनिशियलाइज कराते हैं वेरिएबल को। सेकंड पार्ट होता है फॉर लूप का, क्या होता है, कंडीशन, हमने कहाँ तक, कब तक लूप चलाना है, कब तक आइट्रेशन करनी है। ठीक है, द थर्ड पार्ट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो हमने क्या करा, देखें IT, यानी इनकी जो हमने आइट्रेटर बनाया था IT, उसमें क्या कर दिया, प्लस प्लस के आइट्रेटर जो भी है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो बाय 1। ठीक है, और यहाँ पर हमने IT, अब हम जो देखें IT के साथ हमने आइट्रेटर के साथ यहाँ पर लिखा है पॉइंटर स्टार। इस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ ऊपर देखें क्या लिखा है, आइट्रेटर्स आर लाइक पॉइंटर्स यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स, यानी कंटेनर की जो भी कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम आइट्रेटर यूज़ करते हैं, और आइट्रेटर्स आर लाइक अ पॉइंटर। तो ठीक है, तो जब पॉइंटर में अगर कोई वैल्यू स्टोर हो तो हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं, एक तो होता है पॉइंटर के पास एड्रेस। ठीक है, अगर सिर्फ एड्रेस लिखना हो तो हम क्या करते हैं, विदाउट स्टार लिखेंगे। ठीक है, यस सर। और अगर हमने उस एड्रेस पर मौजूद वैल्यू को, पॉइंटर पे जो के एड्रेस, उस एड्रेस पर जो मौजूद वैल्यू है उसको एक्सेस करना है, तो वी हैव टू राइट द स्टार। ठीक है, पॉइंटर ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हमने देखें लिखा स्टार IT, यानी इस एड्रेस पर वैल्यू एट, इसको पढ़ते हैं वैल्यू एट, यानी इस एड्रेस पर जो वैल्यू। सर कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग में, उनको ऐड कर लें। अच्छा मैं कर एंड सर, ये आपने एसटीएल का पोस्ट नहीं किया हुआ लेक्चर GCR पे। मैं देखता हूँ अभी क्या, अभी करता हूँ, अनम्यूट म्यूट करो यार, माइक किसका है, वेटिंग में कौन कौन है, ये तो गेस्ट कौन है ये, अब्दुल रहीम, क्यों ये बच्चे ऐड नहीं हुए मेरे पास क्या। अनस शाहिद है हमारी क्लास का, उसके मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास सर, और स्क्रीन भी आपकी शेयर नहीं है। अच्छा स्क्रीन में शेयर नहीं है, तो तुम लोग यार ऐसी इतनी देर से बता भी नहीं रहो, एक तो क्लास लेट वैसे हो गई है। अब स्क्रीन विजिबल है यस सर। यार, ये एडमिट, ये तो गेस्ट के नाम से को क्या नाम है, अनस शाहिद कौन है ये, 79। जी सर 179। चलो ठीक है, एक ही था और तो नहीं कोई। ठीक है, अब स्क्रीन विजिबल है, तो इतनी देर से क्या कर हैं, ये देख लें। अच्छा ये पढ़ लेना, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमने पढ़ा था, देखें ये हमारे पास वेक्टर था। ठीक है, वेक्टर देखिए, ये जो लिखा है ना वेक्टर, फिर हमने लिखा डेटा टाइप, क्यों लिखा है, क्योंकि ये टेम्पलेट है, इसके बाद वेरिएबल का नेम, वेक्टर का नेम, और ये इसमें वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, यहाँ पर हमने पुश बैक किया, तो देखें आप वेक्टर के साथ क्या लिख रहे हैं, v.push, इसका मतलब वी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है किसका, वेक्टर का, वेक्टर क्लास का, और पुश बैक क्या इसका एक मेथड है। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं, आइट्रेटर देखें, आइट्रेटर ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लाइक दिस आइट्रेटर। तुम लोग के पास तो आई थिंक सॉल्यूशन भी होंगे, तो क्लास में करवाया था इस साथ। आइट्रेटर देखें, अब इसी तरह आप एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। देखें या आपने यहाँ पर वेक्टर क्रिएट किया है, आवाज आ रही है, जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। ये वेक्टर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, 4 एलिमेंट्स का। अब हमने क्या करना है, अगर इस वेक्टर को देखें, ये दिस वैल्यूज आर इन रैंडम ऑर्डर। ठीक है, अगर हमने इसको सॉर्ट करना है असेंडिंग में, ठीक है, तो आप देखें जस्ट हमने क्या लिखा, सॉर्ट का एल्गोरिथम। यहाँ पर देखें क्लास हमने एल्गोरिथम का लाइब्रेरी इंक्लूड की है, टेम्पलेट। ठीक है, हैश इंक्लूड एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या है, ये एक एल्गोरिथम होता है सॉर्ट का। अब उसमें हमने क्या लिखना है, v.begin, यानी वेक्टर के स्टार्ट कॉमा वेक्टर के एंड, इनको क्या कर दो, सॉर्ट कर दो।
अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, जस्ट देखें सिंगल लाइन में क्या होगा जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो विल बी लाइक दिस 1 2 4 5, ठीक है। और अगर डिसेंडिंग में करना है तो यू हैव टू राइट, सिर्फ एक लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर ये अच्छा, ये तो पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, यही एल्गोरिथम का शॉर्ट। देखें अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, देखें ये वेक्टर आपने डिक्लेयर किया हुआ है 4 2 5 1, दीज आर द 1 3, ठीक है, दीज आर द वैल्यूज इन रैंडम ऑर्डर्स। शॉर्ट करना है, देखें वही शॉर्ट, पैरेंथेसिस में आपने लिखा वी डॉट बिगिन यानी वेक्टर के स्टार्ट, कॉमा वी डॉट एंड वेक्टर का एंड, और फिर कॉमा लगा के आपने लिखा है ग्रेटर इंट और पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। तो क्या करेगा, आपकी वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है। सिर्फ ये एक आर्गुमेंट आपने ऐड करना है ग्रेटर, ये भी एक टेम्पलेट है ग्रेटर, आपने देखिए यहाँ लिखा है इंट, ठीक है, इंटीजर को टॉप करना है अरेंज। देखो ऑटो का लास्ट टाइम मैंने बता दिया था क्या था, ऑटो का मतलब क्या था, कल लास्ट टाइम क्या बताया था। राइट साइड को जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं ना, जो भी चीज दे रहे हैं उसके हिसाब से क्या करेगा, वो उस टाइप का एक आइटरेटर क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब लास्ट टाइम पे हमें पता है वेक्टर है, वेक्टर क्या इंटीजर टाइप का है, तो ये क्या करेगा, इसी टाइप का एक इंटीजर ये ऑटो क्रिएट कर देगा, ऑटो यूज करना। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा आपको, देखें अगर ये ऑटो नहीं लिखना होगा आपको तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, यहाँ नीचे एक मिनट, जिन बच्चों को शेड्यूल में एक बार तो समझ नहीं आया वो पूछ सकता है आके। जैसे आपने ऊपर लिखा था ना, वो आइटरेटर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चौथा इसका एलिमेंट था क्या, फंक्टस। फंक्टस क्या है, फंक्टस ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट वर्क्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको ओवरव्यू करें जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम फिर ख़त्म हो जाएगा, 9:25 हो गए 27, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ना है थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ क्या चीज़ में क्या था, डिज़ाइन पैटर्न का थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने भी दूसरा क्रिएट किया अर्जेंट, ठीक है ना। अच्छा इसमें देखिए डिज़ाइन पैटर्न है क्या, असल में देखिए डिज़ाइन पैटर्न इज ए रीयूजेबल सॉल्यूशन टू कॉमन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारा टास्क क्या है कि हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें, सॉफ्टवेयर जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास हम उसको क्या करें, उसके लिए एक डिज़ाइन ऐसा प्रोवाइड करेंगे दैट इज़ जो यूज़फुल हो, ठीक है ना, और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, ठीक है। तो डिज़ाइन पैटर्न इज़ अ रीयूजेबल सॉल्यूशन कि जिसको आप रीयूज़ कर सकें टू कॉमन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम जो भी है आप उसके लिए ऐसा रीयूजेबल सॉल्यूशन बनाएं जो कि कॉमन हो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड वे टू ऑर्गेनाइज क्लासेस। अब क्या है, ये हमें एक ऐसा वे प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, क्लासेस को और ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब डिज़ाइन पैटर्न क्या करता है, इट हेल्प्स राइट क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड। देखें अगर आप नॉर्मल, अभी इसको भी अगर आप छोड़ दें इसको, ठीक है, तो ऊप में अगर आप देखें तो क्लास क्या है, क्लास असल में क्या कर रहे हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट में यूज़ होने वाले तमाम वेरिएबल्स को, एट्रीब्यूट्स को, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स जो भी हैं, उन तमाम चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन सिंगल यूनिट, ठीक है, उनको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप प्राइवेट लिख रहे हैं तो इस मीन्स कि यू आर हाइडिंग फ्रॉम द आउटसाइड द फ्रॉम एक्सेसिंग आउटसाइड द क्लास, ठीक है। तो आप ये तमाम काम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि अगर सपोज कर लें, अगर आपने स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है ना, तो स्टूडेंट से रेलिवेंट तमाम चीज़ें कहाँ पर होंगी, स्टूडेंट की क्लास में होंगी, उसके टेम्पलेट में होंगी, उसके तमाम एट्रीब्यूट्स, उसके तमाम फंक्शंस, उसके तमाम कंस्ट्रक्टर ऑल विल बी देयर इन अ सिंगल यूनिट दैट वी कॉल द क्लास एंड दैट वी आल्सो कॉल द एनकैप्सुलेशन, ठीक है, वही होंगे ना। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम ये तो कर रहे हैं राइट क्लीन, हम क्लीन कर रहे हैं, एंड मेंटेनेबल जिसको हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर कभी एडिटिंग मॉडिफिकेशन अगर हमें करना है उस क्लास में, उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में, तो देन वी कैन डू डायरेक्टली इन दैट द सेम क्लास, ठीक है। दूसरा क्या है, रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन।
ये कैसे यूज होगा, रिड्यूस कैसे कर रहा है वो, पता नहीं क्या क्या चीज होती है। कैसे रिड्यूस कर रहा है, कौन आंसर देगा? सर हमें अगर एक क्लास हमने बनाई तो हम मेन फंक्शन में बार बार फंक्शन हमें बनाने नहीं पड़ेंगे, वही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हाँ देखिए, रिड्यूस कोड इस तरह से भी कर सकता है कि अगर आपने फंक्शन ओवरलोडिंग करी है तो आप उसकी जगह क्या कर लें, अभी तुमने पढ़ा है, टेम्पलेट यूज कर लें। टेम्पलेट ये कर रहा है ना, रिड्यूस कोडिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, यस सर। रिड्यूसिबिलिटी, ठीक है। दूसरा रिड्यूस क्यों कर रहा है कि अगर आप सपोज कर लें उसी बेस क्लास को फर्दर इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने क्लास बना दी स्टूडेंट, अब स्टूडेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, जैसे मास्टर्स स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। दूसरा अगर आप फर्दर डिवाइड करें तो बीएस स्टूडेंट्स, बी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। यू कैन कैटेगराइज इन डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर आपने एक डुप्लीकेट क्या मेन क्लास बना दें, तमाम कॉमन फंक्शनलिटी उसमें लिख दें आप, और फिर उसको आप इनहेरिट कर लें बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट ऑफ द ओप, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, रिड्यूस कोड हो गया ना, डुप्लीकेशन, बजाय इसके कि आप हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए वही चीज़ें बार बार लिख रहे हो, आपका क्या होगा, डुप्लीकेशन रिमूव हो गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है। फिर क्या हो गया, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, यानी कि आपका कोड आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें हर चीज़ों को मैनेज करें। देखो, एक होता है एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है ना, कि आप चीज़ों को, आपने अगर कोई क्लास बनाई उसमें आपने कोई फंक्शन ऐड करना है तो आप ऐड कर देंगे, ये एक्सटेंशन कहलाता है। स्केलेबिलिटी का ये होता है कि आप सपोज कर लें आपने, जैसे स्केलेबिलिटी का आप इससे वो करें कि जीमेल आप यूज़ करते हैं ना, यस सर। ठीक है, कितने अकाउंट बना सकते हैं आप इसमें? सर जितने बनाना चाहिए। कभी आपने ऐसा हुआ है कि आप जीमेल पे अकाउंट बना रहे हो और वहाँ पर जो है ना वो एरर आ गया हो? सर इनवैलिड चीज इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो एरर आएगा, नहीं, अदरवाइज नहीं आता। कभी ऐसा एरर आया है कि उसमें मैसेज आएगा कि नहीं भाई इतने अकाउंट बन चुके हैं, अब नहीं फर्दर बन सकते, होता है? सर फ़ोन नंबर पे होता है कि एक लिमिट हो जाती है। नहीं, तो वो होता है, वो तो लाजमी, देखिए यूनिकनेस भी तो होती है ना, वो तो उसको करने के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज ये कभी एरर नहीं आता है कि भाई बस अब ये 10,000 अकाउंट बन गए, अब फर्दर नहीं बन सकते, ऐसा आया कभी? नहीं, नो नो सर। सर। ठीक है ना। तो मतलब ये जब आप कोई चीज़ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसमें, जैसे आप सपोज कर लें आप कोई रेस्टोरेंट बना रहे हैं, ठीक है ना, अब आपने उसमें ऐसा कुछ ऐसी चीज़ सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि भाई लोगों का मतलब आज या आपका कोई बिजनेस सपोज कर लें आप स्टार्ट कर रहे हैं पिज़्ज़ा का, आपने स्टार्ट किया, पता लगा 2 ऑर्डर आ गए, 4 ऑर्डर आ गए, 10 ऑर्डर आ गए, ठीक है ना। अब पता लग रहा है किसी दिन आपके पास 100 ऑर्डर्स आ गए, तो भाई 100 पिज़्ज़ा आपको प्रोवाइड करने हैं, क्या होगा, आप परेशान हो गए। ऐसा ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप, हाँ, आप नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि बिजनेस तो आपका एक्सटेंड कभी होगा ना, आप यानी कि स्केलिंग, दिस इज कॉल्ड कि यानी कि आप स्मॉल उसको भी इजी टैकल कर रहे हैं, और अगर कोई ह्यूज ऑर्डर आ गया तो उसको भी आप इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है टैकल कर लें, ओवरकम कर लें, उसको हैंडल करें, ठीक है ना। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है। या जैसे आपको अगर कोई नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपने सपोज कर लें, अब आप एक फिक्स कर दें कि भाई 100 पीसीज इसमें कनेक्ट होंगे, या अगर सपोज कर लें आप कोई ऐप बनाते हैं, तो उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जितने यूजर हो रहे हैं, ऐसा होना चाहिए ना, है। पता लग रहा है आपकी ऐप पे 100 अगर यूजर्स उसमें वो यूज कर रहे हैं, तो पता लग रहा है बाकी के लिए जो है ना वो वही हो गई, बंद हो गई, कुछ ऐसी ऐसी चीज हो गई, ठीक है। सर ऐसा हो जाता है, हैं? इंटरनेट में तो अक्सर हो जाता है। नहीं, तो बहरहाल ना, ये स्केलेबिलिटी का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो ये होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए कि आप मतलब कि लार्ज अमाउंट को भी, यानी उसको भी आप इजीली हैंडल और टैकल कर सकें, ठीक है। फिर अच्छा, फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस, लाजमी जब आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो आपके लिए ये ऑल दीज आर बेनिफिशियल। देखिए, वो पढ़ने का मकसद ये है ना, हम तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल वर्ल्ड लाइक कॉन्सेप्ट में क्रिएट करेंगे, तो हमारे लिए आसानी होगी, रीयूजिबिलिटी होगी, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है ना, हमारी सिक्योरिटी होगी, डेटा हाइडिंग कर सकते हैं, मैनेजेबल होगा, मेंटेनेबल होगा, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट। तो वो डिज़ाइन पैटर्न का क्या, अच्छा, कैटेगरीज इन डिज़ाइन पैटर्न में क्या 3 कैटेगरीज होती हैं, क्रिएशनल कहलाती है, दूसरी स्ट्रक्चरल, और तीसरी बिहेवियरल। बिहेवियरल को बिहेव कैसे करेगी, ठीक है। जैसे हमने यूएमएल डायग्राम पढ़ी थी ना, उसमें 2 किस्म की होती हैं, एक स्ट्रक्चरल डायग्राम होती है और दूसरी होती है बिहेवियरल, ठीक है। स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर शो करती है, जैसे क्लास डायग्राम, ठीक है ना, क्लास डायग्राम क्या है स्ट्रक्चरल डायग्राम। इसी तरह बिहेवियरल में क्या आएगा, यूज केस डायग्राम,
या एक्टिविटी डायग्राम के कोई भी एक्टिविटी आप उस सिंगल एक्टिविटी का स्टेप्स क्या है, किस स्टेप्स में वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी, वो क्या कहलाता है बिहेवियर, यानी सिस्टम बिहेव कैसे करेगा उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ऐसी डायग्राम क्या कहलाती है बिहेवियरल। इसी तरह इसमें बिहेवियरल पैटर्न है, ठीक है ना। अब क्रिएशनल में देखें, क्रिएशनल का फर्स्ट क्या है सिंगलटन, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे सिर्फ एक इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्ट्रेटेजी को, ऐसे डिजाइन पैटर्न को क्या कहते हैं सिंगलटन के मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम, ठीक है। मैं ओवरव्यू जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि एक दो वो एरे भी मुझे थोड़ा सा बताना है आपको, ठीक है, रिवाइज करना है बल्कि बताना क्या है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, देखें डेटाबेस कनेक्शन। जब हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं डेटाबेस का कनेक्शन एक ही दफ़ा क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, फिर उसी को यूटिलाइज करते हैं, हम मल्टीपल कनेक्शंस को क्रिएट नहीं करते, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसी तरह लॉगर सिस्टम, अगर लॉगिंग सिस्टम वगैरह उसमें भी हम करते हैं, किसी भी लॉगिन का क्या करते हैं सिंगल इंस्टेंस कोशिश करते हैं कि क्रिएट हो, जिसमें कोड दिया हुआ ये देख लीजिएगा, मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है। दूसरा इसमें क्या कहलाता है स्ट्रक्चरल का, ये आ रहा है भी है, ठीक है, ये क्रिएशनल का, क्रिएशनल डिजाइन कि क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न क्या होता है, दीज पैटर्न कंट्रोल ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है ना, कि आप ऑब्जेक्ट को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करना है। एक तो ये है कि आप क्या करें सिंगल टोन, कि आप हर ऑब्जेक्ट का जो भी कर रहे हैं आप क्या करें, जहां आपको सिंगल इंस्टेंस की जरूरत है आप उसका सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें। ये स्ट्रेटेजी क्या कहलाती है सिंगल टन पैटर्न, ठीक है। दूसरा क्या होता है फैक्ट्री पैटर्न, क्रिएट्स ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सपोजिंग क्रिएशन लॉजिक। इसमें क्या है, जैसे गेम कैरेक्टर वगैरह है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बटन क्रिएशन, तो ऐसे डिजाइन पैटर्न क्या कहलाते हैं फैक्ट्री पैटर्न कहलाते हैं, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल यहाँ पर देख लेंगे। फिर दूसरा आ जाता है स्ट्रक्चरल, ये आपका नॉर्मल जो है ना वैसे यही आएगा डिजाइन पैटर्न में, सिंगल टन वगैरह ये ज्यादातर आप यूज करते हैं, और फैक्ट्री पैटर्न, ठीक है। इसी तरह स्ट्रक्चर में आपके पास आ जाता है एडाप्टर पैटर्न, ये क्या करते हैं कन्वर्ट्स वन इंटरफेस इनटू अनदर कंपैटिबल इंटरफेस। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है मोबाइल चार्जर एडाप्टर। इसी तरह इंटरेक्शन, ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन आपस में वो किस तरह से करते हैं, इसमें आ जाता है ऑब्जर्वर पैटर्न। व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंजेस ऑल डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स आर नोटिफाइड, यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो जिससे उस पे डिपेंडेंट, यानी वो तमाम ऑब्जेक्ट जो उस पे डिपेंड कर रहे हैं दोज ऑब्जेक्ट विल बी नोटिफाइड अबाउट द चेंजिंग। इसकी एग्जांपल दी हुई है यूट्यूब और नोटिफिकेशंस या वेदर एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं। क्या होते हैं अगर कोई वेदर में चेंजेस होती है तो उस पे उससे रिलेवेंट तमाम एप्लीकेशंस तमाम ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है अलर्ट करता है, ये उस पर नोटिफिकेशन थ्रो हो जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस वही देखें वो तकरीबन वही रीयूजेबल सॉल्यूशन है, इजी मेंटेनेंस है यानी मेंटेनेबल है जो हमने ऊपर देखा, बेटर कम्युनिकेशन अमंग डेवलपर्स, फ्लेक्सिबिलिटी स्केलेबिलिटी, और क्या है रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम। लाजमी जब डुप्लीकेशन नहीं हो रही आपको बार बार कोड को नहीं लिख रहा तो इस तरह से आपको अल्टीमेटली क्या हो रहा है टाइम आपका कोडिंग के लिए कम लग रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी हमेशा जब आप करें वो स्ट्रेटजी को फॉलो करें, जहाँ जहाँ आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं वहाँ टेम्पलेट बनाएं ताकि आपका एक तो ओवरलोडिंग वाला भी मसला आसान हो जाए और दूसरा ये कि आपको बार बार कोड लिखना ना पड़े हर फंक्शंस के लिए, ठीक है। अच्छा स्मॉल प्रोजेक्ट हो तो उसको आप सिंपल भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें फिर क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एड्स कॉम्प्लेक्सिटी फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। अच्छा रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऊप कॉन्सेप्ट, लाजमी अगर आपको ऊप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये डिज़ाइन पैटर्न प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर सकते, प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू मस्ट हैव टू नो ऑल द ऊप कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको ये तो अंडरस्टूड है ना, अगर आपको पता ही नहीं है कि टेम्पलेट होता क्या है, ठीक है ना, या फंक्शन टेम्पलेट क्या करता है या होता क्या है, तो आप ओवरलोडिंग को टैकल ही नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आपको पता ही नहीं है कि टेम्पलेट क्लास क्या होती है, व्हाई डू वी यूज, तो
तो आप नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है कि अगर फ्रेंड फंक्शंस हम क्यों यूज़ करते हैं, तो आप उसको नहीं यूटिलाइज कर सकते ना, ठीक है। तो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द ओप कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यस सर। ओवर यूज में मेक कोड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। और अगर आपने इसी तरह आपने क्या करना है, हर जैसे हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ी थी ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपको अगर डायमंड प्रॉब्लम नहीं पता, अगर आपको एम्बिगिटी विद मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं पता है, तो क्या होगा, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। क्लियर? यस सर। ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पता अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस इसलिए यूज कर रहे हैं कि भाई रीयूजिबिलिटी है, आप जो है ना कोड को आप बार बार नहीं लिखना पड़ा। लेकिन क्या है, अगर आपने उसको इम्प्रॉपरली यूज किया, ठीक है ना, यानी प्रॉपरली यूज नहीं किया, तो क्या होगा, देयर कैन बी एम्बिगिटी, देयर कैन बी डैमेज प्रॉब्लम, देयर कैन बी अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ हो सकती है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा एरे का बताता हूँ आपको, ठीक है। वो तो समझेगा ना कि तुमने किसी से यूज टूल दिए स्टेप्स पढ़ना, समझ में बात, ये मैंने कंफर्म करा। अच्छा, डायनामिक एरे तो पता है ना। अब डायनामिक तो मेमोरी का पता चल गया था ना। जब भी हम न्यू के कीवर्ड से करते हैं तो क्या करता है, मेमोरी में एक न्यू एरिया पे आपका लोकेट कर देता है। उसको पॉइंट हम किस तरह से करते हैं, जो पॉइंटर उसको न्यू मेमोरी कहाँ लोकेट होती है, हीप में। हीप में, ठीक है। और जो पॉइंटर उसको लोकेट कर रहा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, पॉइंटर खुद से स्टैक में होता है। हाँ, पॉइंटर जो है खुद से क्या होता है, वो आपका स्टैक में होता है, ठीक है। पॉइंटर खुद स्टैक में होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर देता हूँ कि 1 मिनट, सबसे पहले क्या आ रहा है P और P2, तो बेटा जब P लिखने के बाद हम डायरेक्ट ऐसे भी कर दो तब भी सही, गेम चैट और एडीपी बनाते हैं। P2 आया, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं 0 से लेके 3 तक, उसके बाद अराइवल टाइम किसका आ गया P1। अच्छा एक और बात याद रखना, फॉर एग्जांपल P2 चला 0 से 3 तक, अब 2 मिलीसेकंड में कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैंने लिखा है इंट, तो एक डब्बा क्या करोगे, मैं समझ आई कि नहीं आई, वो अगेन के लिए तो अपडेट होती जाएगी। अच्छा एक बात मैंने जो ये करी इसको समझेंगे नहीं सकते, फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पर हीप में क्या होगा, मैंने लिखा इंट पॉइंटर इक्वल्स टू न्यू इंट। 0 से 1 तक चलता P2। अब इसमें हीप में क्या होगा, राइट साइड वाला जो न्यू के कीवर्ड के बाद है, ये क्या होगा आपका, मेमोरी हीप में लोकेट होगी। और ये जो एड्रेस होगा इसका, ठीक है ना, इसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, पॉइंटर में। वो पॉइंटर कहाँ स्टोर होगा, खुद स्टैक में होगा, ठीक है ना। इसीलिए देखें, ये क्लियर होनी चाहिए आपको कॉन्सेप्ट कि क्योंकि मेमोरी एरिया अलग अलग है, पॉइंटर अलग है जो चीज़ को लोकेट कर रहा है, ठीक है ना, और मेमोरी अलग लोकेट हुई है हीप में। तो उस मेमोरी को डिलीट करने, यानी पॉइंटर को डिलीट होने से पहले क्या डिलीट होना चाहिए, पहले न्यू को डिलीट होना नो, चाहिए। पॉइंटर को डिलीट होने से पहले आपकी मेमोरी जो है ना वो होनी चाहिए रिमूव, ठीक है। यानी हीप में जो आपने मेमोरी ये एलोकेट किया है एरिया, सबसे पहले यू मस्ट हैव टू डिलीट दिस। इसीलिए हम कहते हैं कि डायनामिक मेमोरी जब भी आपने एलोकेट की है तो यू हैव टू रिमूव एक्सप्लिसिटली बाय यूजिंग द डिलीट कीवर्ड, ठीक है। अगर हमने इस तरह से लिखा हुआ तो हम लिखेंगे डिलीट जो भी हमने दिया PTR, जो जिसमें भी स्टोर किया हुआ है, ठीक है ना, ताकि वो मेमोरी एरिया आपके पास डिलीट हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा तो स्टैक की तमाम चीज़ें तो रिमूव हो जाएंगी। जैसे ही आपका मेन से बाहर आएगा आपका प्रोग्राम, सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। लेकिन जो मेमोरी वहाँ पर हीप में एलोकेट हुई थी वो अभी तक वो क्या कर वहाँ पर मेमोरी यूज हो रही होगी। यूज हो रही होगी, जिसको हम कहते हैं कि क्या, मेमोरी लीकेज कहते हैं। क्या आपका मेमोरी अननेसेसरीली क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा एरे, एक पॉइंटर देखें, ये हमने इस तरह से डिक्लेयर करते हैं इंटीजर डेटा। ये क्या हो गया, देखें ये क्या करता है, डिक्लेयर्स अ पॉइंटर नेम डेटा दैट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर एरे, ठीक है ना। यानी ये क्या करेगा, ये डेटा क्या है, एक पॉइंटर है जो कि इंटीजर
एरे को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। न्यू इंट रोज एंड कॉलम हम इस तरह से डील कर सकते हैं, बजाय इसके कि 2 डायमेंशनल एरे हम करें ना, हम इस तरह से भी 2 डायमेंशनल एरे को कर सकते हैं कि रोज इनटू कॉलम। अब ये करेगा क्या, एलोकेट्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑन द हीप फॉर रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स क्या है, कोई बताएगा? ये स्क्वायर एंड ब्रैकेट में जो हमने दिए हैं, व्हाट आर दीज, दिस कैन बी वेरिएबल्स, ठीक है ना, जिनमें वैल्यू स्टोर होगी। रोज सपोज कर लें, रो अगर 3 है, कॉलम भी 3 है, तो क्या होगा इसका आंसर, यानी क्या करेगा, 9 स्पेसीज सीक्वेंशियली कंसेक्यूटिवली एलोकेट कर देगा मेमोरी में आपकी हीप में, ठीक है। द पॉइंटर डेटा नाउ पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट ब्लॉक। अब जो 9 मेमोरी एरिया आपका हीप में एलोकेट हुआ है, तो पॉइंटर क्या कर रहा होगा, जो हमने डिक्लेयर किया डेटा, ठीक है, जो कि पॉइंटर है, वो क्या कर रहा होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उस कंसेक्यूटिव मेमोरी का, उसको एलोकेट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग अ रियल 2D स्ट्रक्चर, ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अ फ्लेट, ठीक है, 1D एरे दैट रिप्रेजेंट्स अ 2D एरे। आप क्या करें, एक 1D एरे क्रिएट कर लें, जो कि क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2D एरे को। वो भी मैं बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल से, ठीक है। इफ रोज आर 3 एंड कॉलम्स आर 4, देन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 12। हाँ, तो ये क्या करेगा, न्यू इंट और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखा 12, तो क्या करेगा, हीप में आपका 12 कंसेक्यूटिव मेमोरी स्पेस एलोकेट कर देगा, ठीक है। तो मेमोरी आपकी किस तरह से नजर आएगी, लाइक दिस, ठीक है। ये डेटा क्या है, पॉइंटर है, जो उस मेमोरी को लोकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे एलिमेंट, वही एरे के एलिमेंट जैसे होते हैं 0 से 11 तक, ठीक है ना, इस तरह से एलोकेट कर रहा होगा डेटा, पॉइंट कर रहा होगा 0 1 2 3 4 5 6 11 तक। और हाउ इट बिहेव्स लाइक ए 2 डायमेंशनल एरे। अब ये बिहेव कैसे करेगा 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है ना। हाँ, आप देख, हाँ, अब आपने देखा ना, आपने बनाना था रो, कितना बनाना था, 3/4 का 2 डायमेंशनल एरे बनाना था। आप नॉर्मली क्या करते, 3 रोज और कॉलम करते, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लैट एरे डिफाइन कर दें। कितनी निकाल कर दिया आपने, 3/4 12, ठीक है, 12 का कर दिया। अब हमने क्या हमने कन्वर्ट कर दिया 2D इंडिसेस आई, यानी आई ये क्या होता है, जैसे हम नेस्टेड लूप चलाते हैं, इनटू ए 1 डायमेंशनल इंडेक्स यूजिंग, हमने क्या करा, आई इंटू कॉलम प्लस जे, लाइक दिस, डेटा यानी आई इंटू कॉलम्स प्लस जे। एग्जाम्पल देख लीजिए, रही डेटा इंटू 9, यानी अगर हमने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। 9th एलिमेंट का तो 2 इंटू 4, ठीक है, प्लस 1, ये आ रहा है इसमें आपके पास जे क्या है आपके पास, जे क्या है होता है, देखिए आई क्या है आपके पास, रो, जे क्या है, कॉलम, ठीक है। अच्छा, वाई यूज है, ये जो हम कह रहे हैं कि हम भाई बजाय इसके कि हम 2 डायमेंशनल करें, अच्छा ये इसका यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि एज़ कम्पेयर टू 2 डायमेंशनल मेमोरी लोकेशन, ये क्या करता है, ये फास्ट होता है अगर आप फ्लेट कर देंगे ना, ठीक है ना, ठीक है। वाई यूज़ के लिए मेमोरी इज़ कंटिन्यूस, मेमोरी क्या हो गया आपकी, एक कंटिन्यूस उसमें एलोकेट हो गई, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा, बेटर परफॉर्मेंस और कैशे फ्रेंडली होगा, ठीक है, कैशे मेमोरी जो होती है। दूसरा क्या है, ओनली 1 एलोकेशन, सिर्फ आपने एक एलोकेशन की है, जो कि सिंपल है और क्या है, फास्टर हो गई। तीसरा इसका बेनिफिट क्या होगा, स्लाइटली लेस इंट्यूटिव इंडेक्सिंग देन एरे आई ऑफ जे, यानी एरे अगर आप 2 डायमेंशन लिखते हैं तो आप करते हैं एरे आई ऑफ जे, उसके बजाय आपने क्या कर दिया, सिंगल उसमें कर दिया। अच्छा, जब आपने कर दिया तो आप देखें, आपको डिलीट करना होगा, देखें। अच्छा, जब हीप में मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसको डिलीट करने के लिए आप डिलीट के कीवर्ड के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, डिलीट और स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद वो पॉइंटर का नाम लिखेंगे जो उस मेमोरी को लोकेट कर रहा है, ठीक है ना, यानी डेटा। यहाँ पर हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया था डेटा, तो हम लिखेंगे डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट एंड डेटा, लाइक दिस, ठीक है, और फिर सेमीकोलन, ठीक है। ये करने के बाद हमारा जो है ना वो फिर पॉइंटर डिलीट होगा,
ठीक है। अगर हम पहले ही डेटा पॉइंट यानी पॉइंटर अगर हमारा पहले ही रिमूव हो गया तो क्या होगा, ये मेमोरी लीकेज रहेगी। ठीक है। अच्छा, सिंपल एनालॉजी क्या है इसमें, क्या है, थिंक ऑफ इट लाइक स्टोरिंग अ टेबल इन ए सिंगल रो एंड कॉलम एंड यू कैलकुलेट वेयर ईच रो स्टार्ट्स मैनुअली। ठीक है ना। अब क्या हमने क्या, अगर हमने 4/3 का अगर हमने डिक्लेयर कर दिया इस तरह से, 12 हमने कंसेक्यूटिव कर दिया ना, तो हमें पता है कि कितने का रहेगी, 4/3 का, यानी कि 4 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो ठीक है, तो कितने एलिमेंट के बाद सेकंड रो शुरू हो जाएगी, 4। ठीक है ना। आफ्टर 4 एलिमेंट्स यानी तो सेकंड रो शुरू हो जाएगी। तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं बाय द कोडिंग। ठीक है ना। तो रोज कितनी है, सपोज के लिए अगर रोज 3 हैं, कॉलम 4 है, तो क्या होगा, सो कॉन्सेप्चुअली योर तो मैट्रिक्स हमारा किस तरह से लगेगा, लाइक दिस। ठीक है ना। 0,0 0,1 0,2 0,3। ठीक है, ये आपके कितना हो गया, 4 कॉलम्स हो गए। रोज कितनी होती है, इसी तरह फर्स्ट रो आ जाएगी 1 0 1 1 1 2 1 3, इसी तरह 2 0 2 1 2 2 2 3 लाइक दिस। ये पूरा मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ इस तरह से। इसको अपलोड कर दूंगा आज ही। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब आप डिक्लेयर करेंगे तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे इंटीजर पॉइंटर डेटा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, फिर इक्वल्स टू के बाद आपने लिखा न्यू, फिर आप क्या करेंगे इंट और स्क्वायर ब्रैकेट में रोज इनटू कॉलम्स, इस तरह से आप इसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। तो होगा क्या, मेमोरी क्या होगी, एक्चुअली क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में मेमोरी आपकी एलोकेट हो जाएगी हीप एरिया में। ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, इन द स्टार्ट नथिंग, कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब है कुछ भी नहीं। ठीक है, जब तक आप वैल्यू देंगे नहीं तो कैसे आएगी, एरे में वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है क्या। सर समटाइम्स फिर भी जब एरे में वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो 0 से करते हैं ना, अगर रफ वैल्यू फिर भी हाँ, आता है। वो कर सकते हैं, 0 से कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तो फिर वो नहीं इनिशियलाइज नहीं होगी। ठीक है, गार्बेज वैल्यू जिसको हम कहते हैं वो। हाँ, गार्बेज वैल्यू। अब 2D से मैप आप इसको कर सकते हैं इजीली। क्या, वी यूज फार्मूला, हमने क्या लिखा था, हमने फार्मूला लिखा था आई इंटू यानी कि रो इंटू कॉलम्स प्लस जे। तो क्या होगा, आप 0,0 में क्या होगा, 0 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे क्या होगा। ठीक है, फार्मूला क्या है इसका, आई इंटू जे यानी इंटू कॉलम प्लस जे। ठीक है, दोनों अगर आई की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा 0, प्लस जे की वैल्यू 0 तो क्या होगा 0। इसी तरह 0 1 एलिमेंट कैसे एक्सक्यूट होगा, 0 इंटू 4 प्लस 1। अभी क्या इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, कॉलम इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको ये कर सकते हैं। ये दिया हुआ पूरा देखें इजी वे में, यहाँ पर पूरी ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। ये मैंने लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें ना यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये पूरा इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें फिर और भी डिस्कस करनी है पेपर के हवाले से। अच्छा, विजुअल अलाइनमेंट, ये भी विजुअल अलाइनमेंट दिया है कि इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे आप। प्रोग्राम भी लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो और कोई भी परेशानी हो तो आप लोगों को कैसा काम करना, अभी इसको तो नहीं, ये इसके बाद वाले सैटरडे को अब्दुल रहीम कुछ टाइमिंग सेट कर लेना, तो मैं इंशाल्लाह आपकी कोई क्लास ले लूँगा, थोड़ा सा फाइनल डिस्कस के करके बाद। बता दूँगा। नहीं, हाँ, नेक्स्ट वीक के बाद, उसके बाद जो सैटरडे है, ये वाला सैटरडे नहीं, इससे अगले वाले को आप देख लेना, कुछ बता देना मुझे, फ्राइडे को या सैटरडे को टाइमिंग सेट कर लेना। ठीक है, ईद से पहले। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगा, एक दो चीज़ें और बता दूंगा, ताकि अल्लाह पाक आपका पेपर अच्छा हो जाए जी इंशाल्लाह। सर, ठीक है। और फाइनल लैब का भी बता दें थोड़ा सा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और अच्छा, क्या होगा। फाइनल लैब के लिए ना देखो, ये जो लैब 11 और 12 रह गई ना, एक तो ये आप लोगों ने सबमिट करानी है, मैं आज इसको ओपन कर दूंगा, संडे तक जमा करा दीजिएगा, पहली चीज़। ठीक है। दूसरा ये है कि इसी लैब में से इंशाल्लाह कुछ आएगा, 11 और 12 में से दे देंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं मेरे ख्याल से। क्या क्या है इसमें, फाइलिंग है और क्या है, 10 11 में क्या है, 11 और 12 टेम्पलेट फंक्शन था एक में और एक में एब्स्ट्रैक्शन था।
बस इसी इसमें से कर लेना, इसी में से कोई ओपन एंडेड लैब जो है ना इसी में से कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक 9, है। 10, 11, 12, 11 हाँ 10, 11, 12 इनमें से, ठीक है। 10, 11, 12 सही। 10, 11, 12 हाँ तीनों इसमें से कोई भी एक्सरसाइज, ठीक है। सही। प्लीज यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रिपेयर, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का पेपर खराब हो, तो कोशिश करो बेटा पढ़ लो, अभी टाइम नहीं है, ठीक है ना। अगला हफ्ता आप लोगों को पता है सारा आप लोगों का बकरीद में गुजर जाएगा, और उसके फ़ौरन बाद जो है ना आपके 3-4 दिन के बाद फिर आपका 1 तारीख से पेपर शुरू हो जाएंगे। तो पहला पेपर भी ऊप का है शायद, है ना, जी सर, पहला 1 जून को। हाँ तो कोशिश करो प्रिपेयर कर लो। अगर कोई परेशानी है, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो उसको पूछ लो। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, देखो फ्रेंड्स फंक्शन इसको कर लो। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मिड टर्म में थे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तकरीबन 20 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, उसमें तो 2 का था, इसमें 4 मार्क्स का होगा। तकरीबन 5-6 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, ठीक है। तो 20 नंबर कम नहीं होते हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी, बस वो करनी है आपने। इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन मिड टर्म में दिया हुआ था ना, रिमूव एरर्स, ठीक है, जी सर। जी सर। इसी टाइप के होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ये वाले आएंगे, देखो टेम्पलेट है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, यूएमएल ये, ठीक है ना, जो एरर रिमूव में छोटे छोटे 12-15 लाइनों के 10 लाइनों के इस तरह के कोड्स हैं, उनको आपने सेंसिबल देखना है। और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा उसमें, ठीक है ना। 5 होंगे, 5 दूनी 10, 5 to the 10, तो ये 30 मार्क्स का सेक्शन ए में होगा। तो प्लीज़ कोशिश करूँगा मैं कुछ कर लूँ इसी दौरान, तो मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि थोड़ा सा आपको यूज हो जाए कि करना क्या है, ठीक है। जी और सर। इंटर में भी काफ़ी स्टूडेंट जो है ना, जो ये एरर वाले प्रोग्राम हालांकि इतना साफ साफ था, लेकिन फिर भी जो है ना लोगों ने, स्टूडेंट ने गलत किए, ठीक है। 2-2 नंबर जो है ना बढ़ के अच्छा खासा आप मिस करते हैं 2-2 नंबर को। लेकिन अगर आपने 4 उसमें मिस कर दिए तो फ़ायदा बचेगी, आपके 8 नंबर घट गए, यानी अगर 5 गलत किए तो आपके 10 नंबर माइनस। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में भी कोई टिपिकल नहीं है, और कोशिश करना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसको अपने आंसर को जस्टिफाई करो विद एग्जांपल, सूटेबल एग्जांपल, ठीक है। जैसे अगर सपोज कर लो स्टेक का आ रहा है कि स्टेक की एग्जांपल देनी हो, तो आप बता सकते हैं कि एज वी यूज द अनडू इन द, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। तो सॉफ्टवेयर में जैसे अनडू हम करते हैं, वो स्टेक की मिसाल है हमारे पास। इसी तरह जो प्रिंटिंग हम जो भेजते हैं वो क्या हमारी क्यू की एग्जांपल है ना। प्रिंटर पे अगर आप 10 एप्लीकेशन भेजते हैं तो क्या होगा, सिक्वेंशियली प्रिंट होती है, ठीक है ना। अच्छा फिर उसमें भी क्यू में भी फिर क्या होता है, प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी क्यू भी कहलाता है। सुना है प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? प्रायोरिटी सर वो है ना जो फर्स्ट एलिमेंट शो कर रहा था फैन पे। नहीं, प्रायोरिटी क्यू जो होता है, तो देखो होता है क्यू होता है, क्यू का आता है सिंगल एंड पे काम कर रहा है ना, आप एक एंड से ही मतलब कि वो एग्जिट कर रहा होता है, ठीक है ना। जब डी क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, तो उसको दोनों एंड से आप दोनों उसको एंड से काम कर रहा था। काम, हाँ दोनों एंड से आप उसको वो कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू ये होता है कि देखिए बाद औक़ात अपने होता है ना, हमारे पाकिस्तान ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी कल्चर में होता है ना, क्यू लगी हुई हो, अगर कोई तो ऐसा कोई बंदा आ जाए सोर्स वाला, तो क्या होता है उसकी प्रायोरिटी वो पहले चला जाता है। हाँ प्रायोरिटी मिल जाती है उसको। ठीक है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है क्या, क्योंकि उसके ताल्लुकात की वजह से, ठीक है। इसी तरह अच्छा प्रिंटिंग में भी होता है, प्रिंटिंग जो जॉब हम भेजते हैं ना प्रिंटर पे, उसमें भी जो होता है बाज़ औक़ात अगर आपने कोई जॉब ऐसी है जिसको आपको प्रायोरिटी देना है, तो आप वो सेट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, जो भी क्यू में लगी हुई है ना, जो भी आपकी क्यू में एप्लीकेशंस हैं, तो क्या होगा उसको उन प्रायोरिटी हो जाती है कि भाई इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, ठीक है। तो वो पहले जो प्रिंट होगी उसके बाद बाकी सारी क्यू वाले होंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी का मतलब ये होता है, अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए उसको अपनी इसी सैम्पल, इसी एग्जाम्पल से आप शो कर सकते हैं। या अगर इससे तो एग्जाम्पल कोशिश किया करो कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें तमाम चीज़ों को कोशिश करो रियल वर्ड, सारे आप अगर आसपास गौर करो ना, ये एग्जाम्पल आपको मिल जाती है। इनहेरिटेंस की मिसाल वही जैसे ह्यूमन बीइंग में, ठीक है ना, आप उसकी एग्जांपल दे फीचर्स। इनहेरिटेंस में तो हम यही करते हैं ना कि बेस क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करते हैं चाइल्ड क्लास में। तो नॉर्मल लाइफ में भी तो यही है ना, एक चाइल्ड क्या करता है, अपने पेरेंट्स से फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करता है ना, और कुछ उसके अपने होते हैं। जैसे हम चाइल्ड क्लासेस में कुछ के अपने मेथड डिफाइन कर देते हैं, अपने एट्रीब्यूट डिफाइन कर देते हैं, तो वो क्या होता है, स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर क्लास होता है, जैसे जैसे ह्यूमन में होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह बाहर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, रिमूव एरर्स आएंगे जैसे आए थे, ठीक है। इसी तरह
दूसरे बाकी 2 क्वेश्चन जो है ना उसमें आपको तकरीबन यूएमएल डायग्राम बनाए, जैसे मिड टर्म में था ना एक क्वेश्चन आया था कि आपने वो कोड लिखना था और फिर उसकी यूएमएल डायग्राम बनानी थी, ठीक है। इसी तरह का सवाल होगा, उसमें 2 सवाल हैं, उसमें आपने कोड लिखना है और फिर उससे रेलिवेंट डायग्राम बनानी है, वो 15-15 नंबर के 2 सवाल होंगे उसके, तो कितने होंगे 30। तो कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, उसमें भी कोई इतना टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन आपने फिर उसको अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन है क्या, बस उसी से रेलिवेंट कोड लिखना है। अच्छा कोशिश करा करो, क्या करो कि कोड क्लियरली लिखो, ठीक है। कोड क्लास जब आप लिख रहे हैं तो उसको लिखेंगे भाई क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है, हर क्लास को इंडिविजुअल प्रॉपर तरीके से लिखो ताकि उसको रीड करने में, चेक करने में आसानी हो, ठीक है। और जहाँ से अगर कोई नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कोड में तो कोशिश करो उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है, सर ताकि अगर कमेंट कर देना बेटर रहेगा। चेकिंग कर रहा है तो उसको थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्लियर कोड क्लियरिटी के साथ लिखा करो, जैसे मैं इंडेंट करके नहीं लिखता था, आपको देखा होगा ना कोड कि आपने क्लास लिखी, बाकी कोड को आपने कर्ली ब्रैकेट से आगे करके लिखते हैं, इंडेंटेशन के साथ लिखते हैं ताकि कोड क्लियर हो कि भाई ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आपको पता है कर्ली ब्रैकेट यूज होते हैं, तो अगर आप एक साथ लिख रहे होते हैं ना तो उसमें पता नहीं चलता है कि किसका कर्ली ब्रैकेट कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ से क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो क्लियरिटी से लिखने में ये होता है कि सामने वाले को चेक करने में आसानी होती है, जब चेक करने में आसानी होती है तो प्रॉपरली चेक करके अच्छे नंबर मिल जाते हैं। बाज़ औक़ात आपने लिखा सही है, वो अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर वो आप में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। यस सर। एनीथिंग एल्स, और कुछ पूछना है आप लोगों को? अच्छा ये फ्रेंड्स फंक्शन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर लेना, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर वे में कर, देखो नॉर्मली भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर करते हैं तो वो अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन भी आती है तो उसको भी कंट्रोल करके एरर को थ्रू कर देता है वो, ठीक है। क्लियर? यस सर। अब कोई सवाल किसी का, कोई एनीथिंग, कोई क्वेश्चन, प्रोसेस नंबर जिसका कम होगा वो चलेगा, दोनों का 5 है ना, कोई सवाल है? प्रोसेस नंबर कम है यानी सर कोर्स आउटलाइन भी शेयर दोबारा कर दीजिएगा अगर आप ये को आज कोर्स आउटलाइन जी मैं बता रहा हूँ, रुके 1 की जगह हम 5 तक करेंगे, नहीं 6 तक करेंगे, पूरा चलाएंगे, सही है। इसका इसके जैसे ताकि आप लोग सेटिस्फाई होना कि हाँ सर ने कोर्स पूरा कर दिया है, क्या ख्याल है? ये तो आप लोग बोलेंगे सर ने इसे घुमा दिया, मैं पूरा ही नहीं करवाया, सही फीडबैक दे दिया आप लोगों ने? प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें भी है सर, वीकेंड पे देंगे। अब राउंड रॉबिन देंगे। फीडबैक जरूर देना, अब अच्छा दो खराब दो अलग बात है, ठीक है, नहीं सर, अच्छा पढ़ाया लेकिन जरूर दो देना क्योंकि एडमिट कार्ड पे मिलेगा नहीं। देखो दीज आर द टॉपिक्स, नजर आ रहा है सबको? सर आप सीसीआर पे शेयर कर देंगे हैं जीसीआर पे? शेयर कर दें। चलो मैं कंटेंट से शेयर कर दूँ। देखो वैसे देख भी लो, मैं यहाँ बता दूँ, देखो इवोल्यूशन ये हमने शुरू में पढ़ लिया था, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल पढ़ लिए थे ऊपर ना, पॉलीमॉर्फिज्म एनकैप्सुलेशन सारी चीज़ें, यूएमएल डायग्राम हमने पढ़ ली थी, मैंने आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है ना, बल्कि लैब में भी बताई मैंने, ठीक है, पढ़ ली थी। यस सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडाइम ये भी मैंने किया हुआ, देखें एनकैप्सुलेशन, एक्सेस कंट्रोल बताए थे ना, प्राइवेट पब्लिक बता दी, इसी तरह कंस्ट्रक्टर्स, उसकी टाइप्स और डिस्ट्रक्टर्स बता दिए हमने। यस सर। फिर देखेंगे कांस्टेंट विद पॉइंटर्स, ये हमने कर लिए थे ना, याद है पॉइंटर्स हमने किए, कांस्टेंट फंक्शंस भी हमने किए थे कि वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकता, रीड ओनली फंक्शन, ठीक है। इसी तरह स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन किए थे, कर लिए थे। जी। फिर केस स्टडी भी हमने कर दी थी, डायनेमिक मेमोरी की, उसका मैंने कर भी दिया था अपलोड, डायनेमिक मेमोरी हम बार बार पढ़ चुके हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस, इट्स टाइप्स एंड फंक्शन ओवरराइडिंग पढ़ ली। यस सर। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन टू पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर और ओवरलोडिंग पढ़ ली, जी। ठीक है। फिर प्योर वर्चुअल फंक्शन पढ़ लिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। यस सर। डिज़ाइन पैटर्न में पहले ही पढ़ा चुका था, आज भी मैंने रिवाइज कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मिड टर्म के बाद आपने देखे कंपोजिशन, एग्रीगेशन, फ्रेंड फंक्शन पढ़ लिया, फ्रेंड क्लासेस, जी सर। ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड इश्यूज, डायमंड प्रॉब्लम, वर्चुअल इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शन पढ़ लिया था ना, जी सर। डायमंड प्रॉब्लम और एम्बिग्यूटी कर रहे थे वो पढ़ लिया था। जी। इसी तरह देखें फंक्शन टेम्पलेट हमने पढ़ लिया, क्लास टेम्पलेट पढ़ लिया, ठीक है। ये फिर सेफ डायनामिक एरे जो मैंने बताया था, सेफ कब है और अनसेफ कब है, याद है, पूरा एक लेक्चर किया था ऑनलाइन, ठीक है।
हम्म, कि अगर शेलो कॉपी कर रहे हैं तो आप अनसेफ हैं, ठीक है ना। डीप कॉपी कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की हुई है दो कॉपी के जरिए, ठीक है ना, कॉपी किया है आपने, कंस्ट्रक्टर कॉपी कर लिया और डायनेमिक मेमोरी क्रिएट की है, तो होगा क्या, कॉपी किया एक एरे, एक सपोज एक ऑब्जेक्ट अगर डिलीट हो गया, दूसरा अभी तो स्टिल उसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा होगा, जबकि वो चीज़ क्या हो गई है, डिलीट हो गई। ठीक है ना। फिर यादें नहीं है, यस सर। एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ लिया, कंटेनर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी मैंने पढ़ा दिया, आज फिर रिवाइज कर दिया, ठीक है। जी सर। फाइलिंग हमने पढ़ लिया, जी। क्यू स्टैक डेटा स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया, इम्प्लीमेंटेशन इसकी बता दी, डायनेमिक मेमोरी फिर वो एरे आ गया, ठीक है। और 15 दिस इज अ 15 वीक जिसमें हमने रिवीजन कर रहे हैं आपको। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। ये मैं से अपलोड कर दूंगा उधर, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये मैं कर भी दूंगा। प्लीज़ यू आर, आप रिक्वेस्ट है बिल्कुल, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो सीआर से कम्युनिकेट कर लीजिएगा, मरियम या अब्दुल रहीम से, जो भी टॉपिक किसी भी स्टूडेंट को हो, तो आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करके आप लोगों को ये तमाम चीज़ें दोबारा से क्लियर कर दूँ, ठीक है। हेजिटेट नहीं होना बेटा, ठीक है। जो भी हो आप लोग इसमें शेयर कर लेना, एवरीवन, ठीक है। जी सर। ओके सर। एनीथिंग नो सर। और तो ये सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि ये शेयर, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, खासतौर से जो मैंने बताया आपके फ्रेंड्स फंक्शंस, तो ये सारी चीज़ें, एक्सेप्शन हैंडलिंग, टेम्पलेट्स, एसटीएल लाइब्रेरी वगैरह सारे, स्टैक, क्यू, एल्गोरिथम सारे, ठीक है। विश यू गुड लक इंशाल्लाह। और फिर मंडे को आपका कब है अब्दुल रहीम? थर्सडे को है। थर्सडे को है सर फाइनल लैब। फाइनल लैब थर्सडे को, कितने टाइमिंग पे, मैंने तो देखा भी नहीं। 11:30 to 1 नेक्स्ट o'clock। वीक बस। कितने, अच्छा सारे ऊप की है या अलग अलग से, सेक्शन की अलग अलग दिन में? हर सेक्शन के अलग अलग है। अच्छा अच्छा, आप लोगों की थर्सडे को है। जी सर। सर थर्सडे को लैब में 11:30 बजे। ठीक, अच्छा वही पुराना फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम जी सर जी। वो अटेंडेंस के शेयर कर रहे हैं, चले सही मैं देख। ओके। ओके अल्लाह हाफिज़। अगला सवाल दूंगा 2 के अलावा दूंगा, तुम लोग क्लियर समझ